अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिर्ज़ा मोहम्मद उस्मान है एंड आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। आज हम ऑल्दो इसकी कुछ फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करेंगे, तो आइए वाइट बोर्ड पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम तफसील में डिस्कस करते हैं कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं। एक तो पहले ये चीज याद रखिए कि प्लांट्स में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है। अब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसकी जो मुख्तलिफ तरीके हैं प्लांट्स में, उनमें लेयरिंग आ जाता है। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो उसमें हमने इसको बड़ा डिटेल में डिस्क्राइब किया था। इसके बाद ग्राफ्टिंग का मेथड आ जाता है, उसके बाद बडिंग का मेथड आ जाता है। ये चीजें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है। ये जो तीनों मेथड हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग वगैरह, दे आर बेसिकली द आर्टिफिशियल मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन समहाउ होती है, खास तौर पे लेयरिंग में और ग्राफ्टिंग में। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मीन्स की बात करें प्लांट्स में, तो एक चीज याद रखिए कि ये जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बेसिकली दिस इज एन ऑल्टरनेशन between diploid sporophyte and haploid gametophyte generations। ये आपको याद होगा, हमने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा था प्लांट्स में। उसमें हमने कहा था कि बेसिकली दिस इज एन ऑल्टरनेशन बिटवीन डिप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन, जिसको हमने डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जनरेशन कहा था, और उसके बाद हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूसिंग जनरेशन, जिसको हैप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये ट्रांजिशन देखने में मिलेगी। अभी थोड़ी देर में हम जो लाइफ साइकिल्स डिस्कस करेंगे उसमें ये चीज, ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो फिनोमेना है, जो यहाँ पे अभी हमने सिर्फ एक डेफिनेशन की हद तक डिस्कस किया है, वो आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा जब हम मिसाल की मदद से बात करेंगे। यहां पे डियर स्टूडेंट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है कि ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में अगर ये स्पोरोफाइट जनरेशन और गैमेटोफाइट जनरेशंस जो हैं ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, ये दोनों जनरेशंस अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो, तो ऐसी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आइसोमॉर्फिक, आइसो मीन सेम, यानी कि हैविंग सेम मॉर्फोलॉजी। और अगर ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जनरेशन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट हो, तो फिर ऐसी टाइप की जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसको हम हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। तो आइसोमॉर्फिक, जिनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो जनरेशन है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, और हेट्रोमॉर्फिक यानी कि जिसमें स्पोरोफाइट जनरेशन इज डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली फ्रॉम दी गैमेटोफाइट जनरेशन। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आपने याद रखनी है। अब यहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उभरता है कि ये जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं ये इतने ज्यादा वेल अडेप्टेड क्यों हैं। अब ये सवाल ज़हन में कैसे आता है? अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो आपको वो वाले प्लांट्स ज्यादा मिलेंगे जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं। इसकी कुछ खास वजह है। ये तो आपको अब तक पता चल गया है कि कुछ ऐसी ट्रेड्स होती हैं जो कि एक स्पीसी का सर्वाइवल बेहतर बनाती हैं। तो अगर हमें अपनी चारों तरफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स ज्यादा नजर आ रहे हैं तो इसकी एक वाजे रीजन तो ये है कि ये इस माहौल के मुताबिक ज्यादा अच्छे अडेप्ट किए हुए हैं। आइए अब वो डिफरेंट कंपोनेंट देखते हैं इनकी सर्वाइवल के या इनकी अडेप्टेबिलिटी के, जिसकी वजह से इन्होंने इस एनवायरनमेंट को बड़े अच्छे तरीके से अडेप्ट किया हुआ और यहां ये बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि जो सीड प्लांट्स होते हैं ये हमने देखा कि हमारे चारों तरफ तो है ही है, बात बिल्कुल ठीक है। ये इनकी अडेप्टेशन का
और इनके सर्वाइवल का जो सबसे बड़ा रीजन है दैट इज देयर बेटर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने एक ओवरव्यू में भी देखा कि इसमें ना सिर्फ नए जेनेटिक वेरिएशंस बनती हैं बल्कि उसका रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसका रिजल्ट क्या है कि जैसे वो जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं तो उसके रिजल्ट्स में जो नई ट्रेट्स बनती हैं उनकी वजह से जो इंडिविजुअल्स हैं एक स्पीसी के, वो बदलते हुए माहौल को और एक एनवायरनमेंट के अंदर अपना सर्वाइवल ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो चूंकि ये जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, नई नई ट्रेट्स बनती हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है चूंकि, तो उसकी वजह से ये ज्यादा अडेप्टिव है टू दी एनवायरनमेंट, इसीलिए ये ज्यादा अच्छा सर्वाइवल कर रहे हैं एज कंपेयर टू दी अदर प्लांट्स। उसके बाद आ जाती है कि अगर आप इनके फ्लावर्स को देखें और एक प्लांट के ऊपर जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मॉडिफाई हुई भी है। और ये जो फ्लावरिंग है इनमें और जो इन्फ्लोरेसेंस है ये दोनों फेवर करते हैं द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है और फिर अल्टीमेटली एम्ब्रियो वहां पे बनता है। तो ये जो फ्लावर की मॉडिफिकेशन है, जिस तरह से फ्लावर का स्ट्रक्चर इन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट में है, उसके अलावा जो अरेंजमेंट है यानी कि इन्फ्लोरेसेंस है फ्लावर्स की ऑन द प्लांट, कि जिस तरह वो एक्सपोज फॉर्म में होते हैं, वो इस पॉलिनेशन को फेवर करती है। ये दूसरी एक रीजन है कि वाई ये जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं ये ज्यादा अच्छे अडेप्टेड है। उसके बाद ये जो फिर गैमीट ट्रांसफर होता है ये पोलन ट्यूब से होता है। पोलन ट्यूब अभी थोड़ी देर में जब अभी हम लाइफ साइकिल्स पे जाएंगे तो आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे भी। ये एक फ्लावर के अंदर वो वाली ट्यूब होती है जिसके थ्रू मेल गैमीट जो है वो ट्रांसफर होता है टू दी फीमेल गैमीट। ट्यूब होने की वजह से जो पैसेज है मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक वो ज्यादा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो वहां से वो बड़े सिक्योर तरीके से फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कोई नुकसान हो सकता है उसके चांसेस यहां पे बहुत कम हो जाते हैं। फिर एक और बड़ी अच्छी अडेप्टेशन है इन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर, या एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के अंदर, कि दे स्टोर फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसकी वजह से एम्ब्रियो को जो डेवलप कर रहा होता है उसको मुसलसल नरिशमेंट मिलती जाती है, उसको किसी भी तरह से फूड की न्यूट्रिशन की कमी नहीं आती, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करता है और ग्रो करता है। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में मिलेगी कि इनमें ये जो सीड्स हैं दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। इनके ऊपर सीड कोट्स होते हैं और जिसकी वजह से जो सीड है उसको इटसेल्फ कोई हार्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से नहीं आता। फिर ये जो इनका डिस्पर्सल होता है ये फ्रूट फॉर्मेशन के थ्रू होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह फ्रूट फॉर्मेशन जब होती है तो उसकी वजह से ये जो सीड है ये एक से दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो जाते हैं। ये पॉइंट अभी जब हम एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा बेहतर तरीके से आपको वाज़ेह हो जाएगा। फिर एक और चीज याद रखिए डियर स्टूडेंट्स के ये जो सीड्स हैं दे आर कैपेबल ऑफ एंड्योरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी कि जब कंडीशंस इनको फेवर ना करें इनकी ग्रोथ को तो उसमें ये एक साइलेंट फेज के अंदर चले जाते हैं, एक डॉर्मेंट फॉर्म में चले जाते हैं। इस पूरे फिनोमेना को जिसमें अनफेवरेबल कंडीशंस में सीड ग्रो करने की बजाय डॉर्मेंट फॉर्म में चले जाते हैं, इस फिनोमेना को सीड डॉर्मेंसी कहा जाता है। फिर जैसे जैसे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती जाती हैं फॉर द ग्रोथ, तो ये जो सीड है ये दोबारा ग्रो करना या जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये वो चंद एक पॉइंट्स थे जिसकी वजह से जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं आर वेल अडेप्टेड एज कंपेयर टू दी अदर टाइप ऑफ प्लांट्स। अब यहां एक और सवाल जन्म लेता है
कि why the evolution of pollen tube is an important step in land adaptation by the spermatophytes, यानी कि वो वाले प्लांट्स जो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फ्लावर का पोर्शन है एक प्लांट के अंदर, उसमें ये एक खास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बेसिकली पोलन ट्यूब कहते हैं। अब इस पोलन ट्यूब का फायदा क्या होता है कि यहां पे जब एक मेल गैमीट आएगा तो ये पोलन ट्यूब उसको एक सिक्योर पैसेज प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू वो अल्टीमेटली इस फीमेल गोनेड तक पहुंचता है और यहां पे फिर उसकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो पोलन ट्यूब सादा लफ्जों में ये एक सिक्योर पैथवे है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो इसको हम यूं देख सकते हैं कि पोलन ट्यूब एक्ट एज अ व्हीकल फॉर मेल गैमेट्स फॉर देयर सेफ ट्रांसपोर्ट टू द फीमेल गैमेट इन ओव्यूल, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब ये जो एवोल्यूशन है पोलन ट्यूब की, इट इज पैरेलल टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड, और ये एक बहुत अच्छा टूल है सीड प्लांट्स के अंदर, ना सिर्फ जो कि उनका सर्वाइवल बेहतर बनाता है थ्रू बाय सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट। तो इस तरह से ये जो एवोल्यूशन है पोलन ट्यूब की, इट इज पैरेलल टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड, और ये एक बहुत अच्छा टूल है फॉर द सक्सेस ऑफ सीड प्लांट्स टू सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट। आइए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइट्स का। ब्रायोफाइट्स जैसे हमने अभी तस्करा किया कि ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होता, और इसके अलावा दे प्रोड्यूस स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड्स। तो ये जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का, इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिंग जनरेशंस बिटवीन हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ये हमने अभी ये फिनोमेना थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, इसमें बेसिकली एक ऑल्टरनेशन होती है इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट बिटवीन द गैमेटोफाइट फेज एंड द स्पोरोफाइट जनरेशन या फेज। अब ड्यूरिंग द गैमेटोफाइट स्टेज बेसिकली गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं विच आर हैप्लॉइड, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड विच आर हैप्लॉइड। और ये जो गैमेट्स हैं ये स्पेशलाइज्ड सेक्स ऑर्गन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। मेल में इन ऑर्गन्स को एंथ्रीडिया और फीमेल में इन सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहा जाता है। सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल इज एंथ्रीडिया एंड इन केस ऑफ फीमेल आर आर्चिगोनिया। जैसे कि स्टूडेंट हमने ऑलरेडी बात की है कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं। नॉर्मली ये प्लांट्स आपको ऐसी जगहों पे पाए जाएंगे, नॉर्मली ये प्लांट्स आपको ऐसी जगहों पे देखने पे मिलेंगे जहां पे पानी हो। इसी वजह से ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियस प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये मॉइस्ट एरियाज में ज्यादा मिलते हैं। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज एम्फीबियस प्लांट्स। इसके अलावा एक और चीज याद रखिए कि इनको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। दे रिक्वायर्ड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। अच्छा जी, जब हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के लाइफ साइकिल की, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में रिकॉल कर लेते हैं। एक तो हमने कहा था कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करते। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्लांट्स हैं ये आपको ज्यादा मॉइस्ट एरियाज में मिलेंगे, जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जहां पे वाटर ज्यादा होता है। सादा लफ्जों में इन प्लांट्स को अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए
वाटर चाहिए होता है, दे नीड वाटर फॉर देयर रिप्रोडक्शन। इसी वजह से हम ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको एम्फीबियस प्लांट्स भी कहते हैं। एम्फीबियस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो कि पानी के किनारे या जहां पे पानी होता है, वाटर बॉडीज होती हैं, उनके करीब आपको मिलेंगे। अच्छा जी, यहां पे ये प्लांट बॉडीज हैं, जो प्लांट बॉडीज हैं इनको गैमेटोफाइट्स कहते हैं। एक डेफिनेटली मेल गैमेटोफाइट होता है और दूसरा जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट है। ये जमीन के नीचे ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको राइजोइड्स कहते हैं। राइजोइड्स की हेल्प से ये जो प्लांट्स हैं ये अपने आप को जमीन में ना सिर्फ एंकर करते हैं बल्कि जमीन से जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी इन्हीं की हेल्प से वो एब्जॉर्ब करते हैं और ऑब्टेन करते हैं। ये जो जमीन से बाहर इनका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। सिमिलरली ये जो इनकी लीव्स हैं ये इनकी फिलामेंटस आउटग्रोथ है और इनके अंदर भी जो वैस्कुलर टिश्यू है वो एब्सेंट होगा। जाइलम और फ्लोएम यहां पे भी नहीं होते। जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं इनकी जो प्लांट बॉडी का स्ट्रक्चर है वो एक ही जैसा होता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में राइजोइड्स होती हैं, दोनों का जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उसमें वैस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। इनके जो लीव्स हैं वो फिलामेंटस आउटग्रोथ होती हैं and leaves are also devoid of the vascular tissue। यहां पे एक और चीज याद रखिए कि ऐसी प्लांट बॉडी जो कि ट्रू स्टेम और रूट्स में डिवाइडेड ना हो, ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें ना तो ट्रू स्टेम हो और ना ही ट्रू रूट्स हो, ऐसी प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। थैलस एक ऐसी प्लांट बॉडी होती है जिसमें ना तो ट्रू स्टेम होता है और ना ही ट्रू रूट्स होती है। अब ये जो मेल गैमेटोफाइट है इसकी प्लांट बॉडी के ऊपर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो करते हैं उनको एंथ्रीडियम कहा जाता है। Antheridium is basically the male organ for reproduction. अब अगर हम एंथ्रीडियम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एंथ्रीडियम बेसिकली इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ये स्टीराइल हेयर ने कवर किया होता है। ये जो स्टीराइल हेयर्स होते हैं दे आर बेसिकली नॉन फंक्शनल स्टीराइल हेयर। ये जो एंथ्रीडियम सैक्स हैं इनके अंदर एंथीरोजॉइड्स बनते हैं। अब एंथीरोजॉइड्स क्या हैं? ये जो एंथीरोजॉइड्स हैं बेसिकली इनको हम स्पर्म्स या मोर अप्रोप्रिएटली इनको मेल गैमेट्स भी कह सकते हैं। ये जो एंथीरोजॉइड्स या जो मेल गैमेट्स हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द मेल ऑर्गन फॉर रिप्रोडक्शन दैट इज एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम कहां पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द मेल प्लांट बॉडी या मेल गैमेटोफाइट। अच्छा जी, फीमेल प्लांट बॉडी के ऊपर फीमेल ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं जिनको आर्चिगोनियम कहा जाता है। Archegonium is basically the female organ of reproduction and is located over here on the female gametophyte.
ये जो आर्चिगोनियम है इनको भी ये स्टीराइल हेयर ने इस तरह से कवर किया होता है। स्टीराइल हेयर आर बेसिकली मेंट फॉर प्रोटेक्शन। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि कुछ केसेस में एक ही प्लांट के ऊपर दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स यानी कि एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम प्रेजेंट होते हैं, और समटाइम्स ये अलग प्लांट होते हैं, जैसे यहां पे इस केस में हमने डिस्कस किया। अगर हम थोड़ा सा एनाटॉमी देखें आर्चिगोनियम की, तो आर्चिगोनियम की ये जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट है इसको नेक कहा जाता है, और ये जो इसका डायलेटेड बेली है पूरी, इसको वेंटर कहा जाता है, जिसके अंदर बेसिकली एग प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब यहां पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ये जो आर्चिगोनियम है, यहां जो एग पड़ा हुआ है इससे एक केमिकल रिलीज होता है, और ये केमिकल बेसिकली ट्रांसपोर्ट होता है टू दी एंथ्रीडियम, और यहां आने के बाद ये जो एंथ्रीडियम की वॉल है इसको ये डिसॉल्व कर देता है, और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो एंथीरोजॉइड्स हैं दे आर रिलीज्ड। यहां पे एक चीज और याद रखिए कि ये जो केमिकल यहां आर्चिगोनियम से निकला और ये एंथ्रीडियम तक पहुंचा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन हुई है इट इज थ्रू वाटर। अब जब ये एंथीरोजॉइड रिलीज होंगे इस एंथ्रीडियम से, तो उसके अच्छा यहां पे एक और चीज याद रखिए कि ये जो एंथीरोजॉइड होते हैं ये इनके साथ टू फ्लैजेला भी अटैच होते हैं, दे आर बायफ्लैजिलेट्स, और ये वाटर के थ्रू स्विम करते हुए बेसिकली पहुंच जाते हैं आर्चिगोनियम तक। ये जो एंथीरोजॉइड है ये इस नेक के थ्रू एंटर होगा और फिर अल्टीमेटली ये पहुंच जाएगा इस एग तक, और फिर वहां पे ये इसको फर्टिलाइजेशन करेगा। अब जब यहां पे फर्टिलाइजेशन होगी तो इसके बाद यहां पे एम्ब्रियो डेवलप करेगा। यहां एक बात बड़ी काबिल गौर है कि ये याद रखिए कि जब यहां पे फर्टिलाइजेशन होगी तो जो क्रोमोसोमल नंबर है वो दोबारा 2n यानी कि डिप्लॉयड हो जाएगा। और एक और चीज याद रखिए कि ये सारा अमल जो फर्टिलाइजेशन का है और ये जो एम्ब्रियो बनने का है ये फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर हो रहा है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट यहां पे सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से ये यहां पे फीमेल गैमेटोफाइट ड्रॉ किया हुआ है, और ये यहाँ पे सारा अमल यानी कि फर्टिलाइजेशन से लेके एम्ब्रियो वगैरह बनने का अमल ये यहाँ पे शो किया हुआ है। ये यहाँ पे चीज बन रही है, ये सारा अमल यहाँ इस फीमेल जो गैमेटोफाइट है इसकी टिप के ऊपर ये सारा अमल हो रहा है। अब इस एम्ब्रियो की जो ग्रोथ है उससे ये एक नया प्लांट जो यहाँ पे जन्म लिया है, जिसने इस फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर, इस नए प्लांट को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये याद रखिए कि ये जो स्पोरोफाइट है इट इज डिफरेंट फ्रॉम दी गैमेटोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां ये इस पॉइंट पे जहां ये गैमेटोफाइट के साथ अटैच है यहां पे फुट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद ये जो इसकी डंडी है, जो इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सीटा कहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप को इरेक्ट रखता है। और फिर यहां पे ये एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर बेसिकली स्पोर्स बनेंगे। तो ये फुट, सीटा और कैप्सूल, ये बेसिकली तीन पार्ट्स हैं स्पोरोफाइट की बॉडी के।
एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे ये जो स्पोरोफाइट है ये बहुत ज्यादा नुमाया नहीं होता और ये अपनी फूड और न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है ऑन दी गेमिटोफाइट। अच्छा जी, अब ये जो कैप्सूल है इसके अंदर मियोसिस होगी और उसके रिजल्ट में यहां से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। जब ये स्पोर्स जो है ये मैच्योर होते हैं तो ये जो कैप्सूल की वॉल है वो बस्ट हो जाती है और जब ये कैप्सूल बस्ट होता है तो इसके रिजल्ट में बहुत से जो स्पोर्स हैं वो रिलीज होते हैं। अब एक चीज याद रखिए, क्योंकि यहां पे मियोसिस हुई हुई है तो ये जो स्पोर्स हैं दे आर हैप्लॉइड। ये जो स्पोर्स हैं ये फिर विंड के थ्रू ये डिस्पर्स हो जाते हैं और जहां पे भी इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, जहां ये ड्रॉप होते हैं वहां फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो फिर वहां ये एक एल्जी लाइक स्ट्रक्चर में ग्रो करते हैं जिसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं। ये जो प्रोटोनीमा है ये फिर अल्टीमेटली ग्रो करके एक नया गेमिटोफाइट बना देता है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, आइए अब ये जो ब्रायोफाइट का हमने सारा लाइफ साइकिल देखा इसको एक समरी की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पे मेल गेमिटोफाइट्स हैं और फीमेल गेमिटोफाइट्स हैं। उसके बाद जो मेल गेमिटोफाइट हैं उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको एंथ्रीडियम कहते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको आर्चिगोनियम कहते हैं। फिर चूंकि ये दोनों हैप्लॉइड हैं यानी कि मेल गेमिटोफाइट भी और फीमेल गेमिटोफाइट भी, तो यहाँ पे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो थ्रू माइटोसिस प्रोड्यूस होंगे। तो एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजॉइड्स जो कि मेल गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट्स जिनको एग कहते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। फिर ये जो एंथीरोजॉइड्स हैं और एग जो हैं ये इनमें फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी होती है। सिनगैमी फर्टिलाइजेशन एक ही चीज है। यहां पे समझने के लिए ये दोनों टर्म्स एक ही हैं। तो इनमें फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी होती है जिसकी वजह से जाइगोट होता है। अब ये जो जाइगोट बना है यहाँ पे इसमें क्रोमोसोमल नंबर 2n होगा। उसके बाद फिर ये जो क्रोमोसोम है इसके बाद ये जो जाइगोट है ये ग्रो करेगा इनटू एम्ब्रियो और एम्ब्रियो इवेंचुअली ग्रो करेगा इनटू स्पोरोफाइट, जिसमें फिर अगेन जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 2n ही है। उसके बाद जो स्पोर मदर सेल्स, स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल बनता है, आपको पता है उसमें स्पोर मदर सेल्स होते हैं और ये जो मदर सेल है ये डिप्लॉयड है। फिर यहाँ पे मेयोसिस होती है। मेयोसिस आपको पता है एक रिडक्शन डिवीजन है जिसकी वजह से जो स्पोर्स यहाँ पे बनेंगे उनमें जो क्रोमोसोमल नंबर है वो हाफ होगा दोबारा। फिर ये जो स्पोर हैं जब ये फेवरेबल जगह के ऊपर ड्रॉप करते हैं तो यहां से प्रोटोनीमा बनता है और प्रोटोनीमा फिर दोबारा गेमिटोफाइट में ग्रो कर जाता है जहां पे जो इनका क्रोमोसोमल नंबर है वो अगेन हाफ होता है। अब आप याद करें, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आने वाले लेक्चर्स में आप ये जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसका फिनोमेना डिटेल में समझेंगे। तो यहां डियर स्टूडेंट देखिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रही है। ये दोनों गेमिटोफाइट्स थे, इन्होंने जन्म दिया एक स्पोरोफाइट को और स्पोरोफाइट ने फिर अल्टीमेटली किस चीज को जन्म दिया, दैट इज गेमिटोफाइट। तो ये जो सारी कन्वर्जन है गेमिटोफाइट्स की इनटू स्पोरोफाइट और फिर स्पोरोफाइट की दोबारा इनटू गेमिटोफाइट, इसको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको ना सिर्फ ये ब्रायोफाइट के अंदर जो लाइफ साइकिल है ये अच्छी तरह से समझ आया होगा, बल्कि ये जो प्रोसेस ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये फिनोमेना भी आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन किया होगा। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसको रिवाइज कीजिएगा अपनी बुक से और मैं आपके साथ अगले टॉपिक में मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।